तो कल हमने देखा था, भारत को जब आजादी मिली तो विभाजन भी हुआ और विस्थापन भी हुआ था। ये एक भारत के लिए क्या थी? त्रासदी थी, विभाजन और विस्थापन। इसमें ये एक अनियोजित जो है बंटवारा था, इतिहास का अनियोजित बंटवारा भी इसको कहते हैं। इसमें एक सर रेडक्लिफ थे, उनके द्वारा जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की गई थी जल्दीबाजी में। तो ऐसे में देश में एकता कायम करनी, उसके बाद ये प्रयास शुरू किए गए कि देश में क्या की जाए, एकता कायम रखी जाए। शुरू करते हैं इसको। तो दो महत्वपूर्ण टॉपिक है, पहला है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, दूसरा है भारत में जो रियासतों का विलय है। इसको आप समझेंगे, दोनों को हम एक छोटे से परिभाषा से बता देते हैं कि आजादी की आधी रात को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था, जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और रियासतें, देखिए अंग्रेज ऐसे नहीं गए थे, अंग्रेज देश को पूरा बर्बाद करके गए थे। उन्होंने पहले धर्म के आधार पर बंटवारा किया, उसके बाद अंग्रेजों ने ये नहीं कहा कि भारत पूरा आजाद हो गया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ब्रिटिश नियंत्रण वाला भारत आजाद है। लेकिन जो राजे महाराजे हैं, जो ब्रिटिशर्स के अंदर काम करते थे, राजे जो राजा थे वो अंग्रेजों के अधीन काम करते थे, उन्होंने कहा कि वह राजा भी स्वतंत्र हैं अब। और राजा स्वतंत्र हैं इसका अर्थ राजा अपने राज्य को कुछ भी कर सकता है, या तो वो भारत में मिला दे या अपने राज्य का विलय पाकिस्तान में कर दे। अगर वह राज्य चलाने में सक्षम है तो वह राज्य खुद चलाए। यानी कि अंग्रेज पूरा भारत स्वतंत्र करके नहीं गए थे, उन्होंने हर किसी को मौके दे रखे थे। यदि आप एक राजा होंगे तो क्या आप अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में मिलाएंगे? प्रश्न ये है, क्योंकि राजा की भी अपनी जो है महत्वाकांक्षाएं हैं, उसका भी अपना निजी जीवन है। यदि वो भारत या पाकिस्तान में अपने राज्य को मिला देंगे फिर वो राजा थोड़ी कहलाए जाएंगे। तो यही थी, दोनों टॉपिक हम मिलके बताते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ, सबसे पहले एक भाषण आया था ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये भाषण था पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इसमें ट्रस्ट का अर्थ होता है वादा, ठीक है, और डेस्टिनी का अर्थ होता है भाग्य। तो इसका मतलब है भाग्य के साथ एक तय मुलाकात। कहीं कहीं पर ये भाग्य के साथ चिर प्रतीक्षित भेंट भी लिखा रहता है। भेंट मतलब मुलाकात ही होती है, आपकी किताबों में, एनसीईआरटी किताबों में ये दिया होगा। सबसे पहले हमने देखना है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में भारत आजाद हुआ था, ठीक है, तो उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। तो संसद में उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, और उस भाषण में एक छोटा सा, मैं निकाल रहा हूँ, ये दिया तो बहुत बड़ा था, एक छोटा सा इन्होंने कहा था, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लिप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। आसान भाषा में समझें कि जब दुनिया सो रही होगी तो भारत के लिए एक नई जिंदगी, नई आशा के साथ साथ क्या आएगी? स्वतंत्रता आएगी। और भाषण में ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों का भी जिक्र किया गया था। कहा गया था कि जो भारत के मुसलमान हैं वो भारत में रहें और उनके हितों को कोई भी प्रभावित नहीं करेगा। ये जो
विस्थापन है, यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदू बाहर आ रहे हैं, ऐसा न हो तो बेहतर है। तो नेहरू जी क्या कहना चाहते थे कि आजादी क्या है, एक शुरुआत है, सिर्फ अंग्रेजों से आजादी नहीं है, बल्कि हमें भारत को अब क्या करना है, मिलके आगे बढ़ाना है। तो ये था जवाहरलाल नेहरू का ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और उन्होंने बताया कि देश में गरीबी हटानी है, शिक्षा देनी है, और क्या करना है, बराबरी हमको समाज में लानी है। तो अब भारत में क्या है, धर्म, भाषा, संस्कृति के आधार पर बहुत विविधता है। हर हर क्षेत्र में जो है भाषा बदल जाती है, हर क्षेत्र में संस्कृति बदल जाती है, हर क्षेत्र में जो है हम देखें धर्म के अपने अलग अलग आयाम है, चाहे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, बौद्ध धर्म है, सबके अपने जो है निश्चित जो है कार्य करने की शैलियां हैं। तो ऐसे में भारत को एक साथ जोड़ना सबसे बड़ी क्या थी, चुनौती थी। और इसमें सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है 1947, देश आजाद हो गया था। और सबसे बड़ी चुनौती क्या थी, देश में रियासतें थी राजाओं की, यानी कि राजाओं के अपने क्षेत्र थे और राजा बड़े महत्वाकांक्षी थे। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने ये कहा कि भारत और पाकिस्तान जहां अंग्रेजों का नियंत्रण है, वहां पर भारत आजाद होगा, पूरा भारत आजाद होगा। लेकिन राजाओं को क्या स्वतंत्रता दी कि उनके पास कई विकल्प हैं, वो चाहे अपने राज्य को भारत में मिला दे, चाहे तो पाकिस्तान में मिला दे, चाहे तो वह अपना एक अलग देश बना के राज्य करे। जरूरी नहीं है भारत और पाकिस्तान में मिलना, यदि वो सक्षम है तो क्या करे, अपना अलग देश बनाए। तो उस समय छोटे छोटे राज्य थे और राजा या नवाब उन पर क्या करते थे, शासन करते थे। जैसे हैदराबाद है, कश्मीर है, जूनागढ़ है, यहाँ पर जो है राजा थे। लेकिन हुआ क्या था कि ये राजा, कुछ राजा तो बड़े अड़ियल थे, कुछ राजाओं के तो बड़े राज्य थे, उनके पास अपनी सेना थी, उनका आर्थिक आर्थिक तंत्र भी बहुत मजबूत था। तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान में अपने राज्य को मिलाने से मना कर दिया था। तो जूनागढ़ एक रियासत थी, जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, जैसे हैदराबाद है, कश्मीर है, जूनागढ़, ये रियासतें थी। अंग्रेज जिस समय रियासतें को जो है छोड़ के गए थे, तो अंग्रेज ये समस्या भी रख गए थे, उन्होंने ये कहा था कि रियासतें खुद तय करें कि वह क्या करना चाहती है। उस समय तक जो है रियासतें, अंग्रेजों के समय रियासतें स्वतंत्र नहीं थी, वो भी अंग्रेजों के अधीन थी। जैसे हमने देखा जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, बंगाल को जीता था, तो क्या किया, अंग्रेजों ने खुद शासन नहीं किया, अंग्रेजों ने जो है किसी भारतीय राजा को वहां पर बैठाया और कहा कि अब नियम हमारे होंगे, राजा तुम होगे, हम ब्रिटेन से जो है राजा नहीं मंगा सकते हैं यहाँ राज्य कराने के लिए। तो ऐसे ही ये राजा थे, ये किसके अधीन थे, अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने कहा कि रियासतें क्या करें, खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि वह भारत में जाए या पाकिस्तान में जाए या स्वतंत्र रहे। अब इससे वो सबसे बड़ा खतरा क्या था, जो देश था वो टुकड़ों में बढ़ जाता। जो आज भारत आप देख रहे हो, पूरा मैप देखते हो भारत का, वो मैप ऐसा होता ही नहीं। उसके बीच में कोई राज्य होता, जूनागढ़ देश, कश्मीर, हैदराबाद, ये देश होते, ये क्या होते, देश होते। तो
रियासतों में जो असली जो विलय के जो हीरो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, रियासतों को विलय करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनके साथ एक अधिकारी थे, उनका नाम था वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन उनके सहयोगी थे। और इन्होंने विलय कराने के लिए रणनीति बनाई। उसने कहा ऐसे तो पूरा भारत हमारे हाथ से निकल जाएगा, तो इन्होंने रणनीति बनाई। रणनीति 3 बनाई। क्या क्या बनाई? समझाना। उन्होंने कहा कि कुछ राजा ऐसे हैं जो बहुत कमजोर हैं, जिनको कोई अधिक जो है लाभ नहीं है राज्य चलाने से। तो इन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा कि ऐसे राजाओं को जो बहुत कमजोर हैं, इनको प्रीवी पर्स दिया जाए, इनको पेंशन दी जाए, इनको कुछ धन रखने की छूट दी जाए, थोड़ा समझाया जाए, इनको भारत में मिला लिया जाए। तो पहले उन्होंने उन राजाओं को चिन्हित किया और उस आधार पर उनका क्या कर दिया? विलय कर दिया, भारत में विलय कर दिया। अब थे कितने? 565 से रियासतें थी। अब दूसरा है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक विलय पत्र था। इस विलय पत्र में जो है, जब राजा हस्ताक्षर करते थे तो वह भारत के साथ उनका विलय माना जाता था। और विलय पत्र में भी यही था कि राजा को जो है कुछ अधिकार दिए जाएंगे, निजी संपत्ति रखने के, सरकार उनको एक प्रीवी पर से पेंशन देगी। ये दूसरा विकल्प था। पहले तो राजाओं को सीधे समझाया जाए। दूसरा, जो राजा जो है प्रीवी पर्स लेने को तैयार है, पेंशन लेने को तैयार हैं, तो क्या किया जाए? उनको साथ एक एग्रीमेंट साइन कराया जाए। उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर साइन करवाएगी। तीसरा, जो रियासत अभी भारत का हिस्सा नहीं है और वहां की जनता चाहती है कि वह भारत में मिले, वह जनता क्या चाहती है? भारत में मिलना चाहती है। तो ऐसे के लिए क्या किया जाए? सैनिक कार्यवाही भी की जाए, फोर्स को भेजा जाए और इन राजाओं को जो है भारत में क्या कर दिया जाए? सेना का इस्तेमाल करके भारत में मिला दिया जाए। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, एक रियासत देखते हैं। ये है हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद। अब हैदराबाद का केस क्या है? हैदराबाद का जो राजा था वो निजाम कहलाता था। उसकी पदवी क्या थी? निजाम। ये चाहता था निजाम कि वह स्वतंत्र रहे, वह अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में नहीं मिलाना चाहता था। ठीक है। मीर उस्मान अली खान। कौन थे? मीर उस्मान अली खान उस समय निजाम थे हैदराबाद के। लेकिन वहां की जनता क्या चाहती थी? जनता चाहती थी वह भारत से जुड़ना, भारत से मिलना। तो जनता ने क्या किया? निजाम के विरुद्ध क्या उठा दी? आवाज उठाई। और जब ये आवाज उठाई तो पुलिस बल के से जो है मीर उस्मान खान ने उसे दबाने की कोशिश की। ठीक है। और बाद में भारत ने जो है अपनी सेना भेजी और एक ऑपरेशन चलाया था, उसको कहते हैं ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। और जो है निजाम को जो है सरेंडर करवा दिया और जो है हैदराबाद भारत में विलय कर दिया गया। ये थी सेना की एक कोशिश। जब सेना के जरिए क्या किया गया था? हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया था। देखिए, एक रियासत है जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़ एक रियासत है। कहाँ है जूनागढ़? जूनागढ़ है गुजरात में। जूनागढ़ क्या है? ठीक है। तो यहाँ का जो राजा था वो था नवाब मोहम्मद महाबत खान।
कौन था? मोहम्मद नवाब महाबत खान जूनागढ़ का राजा था, लेकिन ये मुस्लिम नवाब था। क्या था? मुस्लिम नवाब था। ये चाहता था कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में विलय कर दिया जाए, लेकिन जनता हिंदू थी, तो हिंदू जनता ने इसका विरोध किया। बाद में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह मतलब यहाँ के लोगों से पूछा गया कि वह जो है भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में, यानी कि लोगों की राय ली गई। जनमत संग्रह मतलब लोगों की राय ली गई। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा ब्रेग्जिट, जिसमें ब्रिटेन को बाहर कर दिया था यूरोपीय संघ से, वो भी तो जनमत था, वही के लोगों ने ही तो बाहर किया उसको। तो यहाँ पर जो है हिंदू जनता ने मुस्लिम नवाब के फैसले को जो है पलट दिया, जनमत संग्रह कराया गया और नवाब मोहम्मद महाबत खान जो है भारत छोड़ के पाकिस्तान भाग गया और ये जूनागढ़ को भारत में विलय कर दिया गया। तो अभी तक हमने दो चीजें सीखी। पहले हमने देखा रियासत, कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़। इससे पहले हम नेहरू का भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी पढ़ चुके थे। और अंग्रेजों के जो कारनामे थे कि राजाओं को स्वतंत्र छोड़ दिया था कि वो अपना राज्य चाहे तो कहीं भी विलय कर सकते हैं, या चाहे तो अपने राज्य को क्या कर सकते हैं? स्वयं भी चला सकते हैं। तो तीन प्रक्रिया अपनाई गई। पहली प्रक्रिया थी कि समझाया जाए और भारत में विलय किया जाए। दूसरा, एक विलय पत्र बनाया जाए और उस विलय पत्र पर साइन ले लिए जाएं और क्या किया जाए? उसको विलय कर दिया जाए। तीसरा, लोगों की भावनाओं को देखते हुए सेना की कार्रवाई भी की जाए। जैसे निजाम, हैदराबाद के निजाम के ऊपर क्या की गई? सेना द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, वो था ऑपरेशन पोलो, और उसके तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया गया। इसके बाद था जूनागढ़। जूनागढ़ में नवाब क्या थे? मुस्लिम थे, ठीक है, लेकिन जनता हिंदू थी। तो जनता से जब जनमत संग्रह कराया गया तो क्या हुआ? इस रेफरेंडम में जो है जनता ने भारत में मिलने का जो है एक अपना जो है एक राय बनाई और लास्ट में जूनागढ़ को भारत में जो है मिला दिया गया। अच्छा, एक रियासत आती है कश्मीर। आज हम देखते हैं हमारी सेना का जो है एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है, बहुत बड़ा जो हमारे देश की सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर में खर्च किया जाता है। और आए दिन वहाँ बहुत सारे जो है हम जो है घटनाएं देखने को मिलते हैं, चाहे हम पुलवामा अटैक कहें, ठीक है, परसों जो धर्म पूछ के जो मारा गया था। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो कश्मीर में ही क्यों होती है? कभी सोचा आपने? अगर कश्मीर ही ऐसा मुद्दा क्यों है? भारत में अन्य राज्य भी हैं, लेकिन कश्मीर ही ऐसा मुद्दा क्यों है जहां इतनी अशांति फैली हुई है? देखिए, सबसे पहले कश्मीर की क्या स्थिति थी? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कश्मीर में राजा थे हरि सिंह। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों ने जो है यहाँ के लोगों को टाटा बाय बाय कहा, चल दिए, और कहा राजाओं को कि भाई जहां जाना है वहां जाओ, अगर खुद राज्य चला सकते हो तो खुद राज्य चला लो। अब हरि सिंह जो है ये बड़े महत्वाकांक्षी राजा थे। इन्होंने कहा ना हम भारत में मिलेंगे, नहीं पाकिस्तान में मिलेंगे, अपना राज्य में खुद चलाऊंगा। तो हुआ क्या था? बाद में पाकिस्तान के जो कबीलियाई लोग थे उन्होंने आक्रमण करके इनके बहुत बड़े राज्य को हड़प लिया और हरि सिंह की सेना उनको नहीं रोक पाई। तब ये हाथ पांव जोड़ते आए भारत सरकार के पास, और उसके बाद इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तब भारत ने क्या की? वहां अपनी सेना भेजी और कबीलियाई पाकिस्तानियों को रोका।
और तब से जो है जो कश्मीर है उसका विलय किसमें माना जाता है? भारत में। जरा इससे समझते हैं हम थोड़ा इससे समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक नॉर्मली मैप बना देता हूँ, इतना वो नहीं, हल्का सा मैं मैप बना लेता हूँ कश्मीर का। ये है कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। यहाँ के राजा कौन थे? हरि सिंह थे। और इन्होंने क्या कहा था कि मैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, मैं अपना राज्य क्या चलाना चाहता हूँ? स्वयं चलाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ 1948 में? क्या हुआ, पाकिस्तान के जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इसके बहुत बड़े भाग को यहाँ पर कब्जा लिया। ये लोग आगे बढ़ रहे थे, इससे पहले हरि सिंह कहाँ आ गए? भारत सरकार की शरण में आ गए और कहा कि भारत से कहा कि आप अपनी सेना भेज के इनको रोक दो। तब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने की बात आई। तब राजा हरि सिंह ने कुछ शर्तें रखी और अपने राज्य को किस पर विलय कर दिया? भारत पर। लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पर भारतीय सेना ने जो है इनको खदेड़ दिया बाहर। कहाँ खदेड़ दिया? बाहर खदेड़ दिया। तो बाद में जब मामला यूएन में गया तो इसको जो है एलएसी माना गया। एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी नहीं, एलओसी, ठीक है, इसको माना गया एलओसी। और यहाँ पर दोनों सेनाएं अब जो है रहती है। तो ये वाला भाग अभी किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। ये वाला भाग किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। लेकिन वास्तव में इसका असली हकदार कौन है? भारत है, क्योंकि राजा ने पूरा क्षेत्र विलय करने का समझौता भारत से किया था। ये नहीं कहा था कि यहाँ पर कबीलाई जो लोग हैं जिन्होंने आक्रमण कर दिया है ये भाग उनका हो गया, ऐसा नहीं। ये तो बाद में यूएन में मामला गया है, तब ये सेनाएं जहां थी वहीं पर इनको रोक दिया गया, ठीक है। तो ये है जम्मू कश्मीर की जो है राजनीति, यहीं पर है एलओसी, ठीक है। लेकिन जो रेड क्लिप खींच के गए थे वो ये थी, जो रेड क्लिप खींच के गए थे वो ये वाली थी। तो ये वाला हिस्सा जो है पीओके कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो ये रियासतें हमने देखी थी, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अब कल हम देखेंगे ये विलय के बाद भारत क्या हुआ, एक बना था। इस विलय के बाद भारत एक बना था, जिसे आज हम देख रहे हैं, जिसमें विभिन्न जाति धर्म संस्कृति के लोग आज रह रहे हैं। लेकिन उस समय देश का वास्तव में विकास कैसे हुआ, कौन सी ऐसी चुनौतियां थी जो हमारे सामने थी, उन चुनौतियों की बात कल की वीडियो में हम करेंगे।